हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस विज्ञान लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह हमारी इस लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। इसमें हम 15 क्वेश्चन आज के दिन डिस्कस करेंगे। रोज हम थोड़ा थोड़ा करके साइंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो आसान है, लेकिन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो आपको हर लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। आज का लेक्चर बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा यंत्र वाष्पीकरण की दर मापने के लिए प्रयोग में आता है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइग्रोमीटर, सेकंड है बैरोमीटर, तीसरा है पोटोमीटर या चौथा है हाइड्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन 3 पोटोमीटर। पोटोमीटर से हम क्या नापते हैं? वाष्पीकरण की दर नापते हैं। पोटोमीटर से क्या नापते हैं? वाष्पीकरण की दर नापते हैं। इसमें बाकी ऑप्शन की बात करें तो हाइग्रोमीटर आपको याद रखना है, ये आर्द्रता मापने के काम आता है। हिंदी में इसको आर्द्रता मापी बोला जाता है। तो आर्द्रता मापने के काम कौन सा आता है? हाइग्रोमीटर आता है। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? दाब नापते हैं। और हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से द्रवों के घनत्व को नापा जाता है। द्रवों के घनत्व को नापा जाता है हाइड्रोमीटर से। तो चारों मीटर के बारे में हमने देख लिया। हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापने के काम आता है, बैरोमीटर मतलब दाब नापने के काम आता है, हाइड्रोमीटर मतलब घनत्व नापने के काम आता है। अब इस बैरोमीटर में आपको ध्यान रखना है, जो बैरोमीटर रहता है वो एक स्तंभ, पारे का एक स्तंभ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पारा होता है इसमें, और जब इसका जो पाठ्यांक है वो अचानक गिर जाता है, इसका मतलब उस क्षेत्र में आंधी आने वाली है। उस क्षेत्र में क्या आने वाली है? आंधी आने वाली है, यदि अचानक से उसका दाब जो है वो गिर जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बैरोमीटर का अचानक पाठ्यांक गिरना मतलब किसका संकेत है? आंधी का संकेत है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार में होता है? ऑप्शन ए है हृदय रोग, ऑप्शन बी है चर्म रोग, ऑप्शन सी है मधुमेह या ऑप्शन डी है कैंसर। तो इसका सही उत्तर आएगा कोबाल्ट 60 का उपयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। सी से कोबाल्ट, सी से कैंसर। तो कोबाल्ट का उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग हम कैंसर के इलाज में करते हैं। इसमें और अन्य महत्वपूर्ण समस्थानिक आपको याद रखना है, आयोडीन 131। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के रूप में करते हैं। थायराइड कैंसर जो होता है, थायराइड कैंसर, उसके उपचार में हम किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन 131। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो थायराइड की बीमारी होती है उससे बचने के लिए बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के रूप में किया जाता है। एक आता है सोडियम 24, सोडियम 24 Na24। इसका उपयोग ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण की में अगर कोई समस्या होती है तो उसका पता लगाने के लिए हम सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। रक्त परिसंचरण की समस्या का पता लगाने के लिए। ठीक है, किसमें उपयोग करेंगे? रक्त परिसंचरण में यदि कोई समस्या हो उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के लिए करते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के लिए करते हैं, ल्यूकेमिया के लिए करते हैं। ठीक है, और एक और याद रखना है, कार्बन 14। कार्बन 14 का उपयोग कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने में किया जाता है। कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करा जाता है? कार्बन 14। इसको कार्बन डेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते। जल में नमक को घोलने से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक या ऑप्शन डी है पायस। तो इसका सही उत्तर आएगा, जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो हमें कौन सा मिश्रण प्राप्त होता है? समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को कैसे पहचानेंगे? मान लो आपने कोई दो चीजों को घोलकर एक मिश्रण बनाया है और उसका जब टेस्ट करा तो वो शुरू से लेकर आखिरी तक यदि एक जैसा टेस्ट है तो इसका मतलब वो समांगी मिश्रण है। और यदि उसका टेस्ट थोड़ी देर के बाद चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है वह विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, जैसे हम नींबू पानी पीते हैं तो नींबू पानी का टेस्ट हमेशा एक जैसा रहता है,
हम चाय पीते, कॉफी पीते, इनका टेस्ट क्या होता है, एक जैसा रहता है, समांगी मिश्रण होते हैं ये। जल में यदि नमक घोला तो पूरा घुल जाता है और उसका टेस्ट वैसा की वैसे ही रहता है। अब मान लो हमने क्या कर रहे हैं, हम पी रहे बादाम शेक। क्या पी रहे, बादाम शेक। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल डला हुआ है बादाम शेक में, उसका टेस्ट भी आता है। तो उसका टेस्ट पूरा एक जैसा तो हुआ नहीं, तो इसलिए वो वाला जो मिश्रण रहेगा जिसमें अलग अलग टेस्ट अलग अलग समय पे आते हैं, तो उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। लेकिन यदि एक जैसा टेस्ट है पूरे लिक्विड के दौरान है, हम जब उसको ग्रहण कर रहे जब, तो वह समांगी मिश्रण होगा। ठीक है। यौगिक क्या होता है, जब एक या अधिक तत्व को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसको यौगिक बोलते हैं। यौगिक क्या होता है, निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाना यौगिक कहलाता है। पायस क्या होता है, द्रव में द्रव को मिलाया तो पायस बनता है। द्रव में किसको मिला दिया, द्रव में मिलाने से क्या बनेगा, पायस बनेगा। ये भी याद रखना है कि द्रव में द्रव मिलाने से क्या बनता है, पायस बनता है। तो समांगी विषमांगी मिश्रण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है। ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी दाब, या ऑप्शन डी है विद्युत धारा। तो इसका सही उत्तर आएगा मूल राशि कौन सी नहीं है, तो दाब एक मूल राशि नहीं है। बाकी ज्योति तीव्रता, ताप और विद्युत धारा ये सब के सब मूल राशियों में आते हैं। टोटल मूल राशियों की संख्या है 7 और 2 होती है पूरक राशियां। मूल राशियां कितनी है 7, पूरक राशियां कितनी है 2। तो 3 मूल राशियां तो यहां पर लिखी हुई है। एक मूल राशि होती है द्रव्यमान, एक होती है समय, एक होती है लंबाई। समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, और एक होती है पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार से 7 मूल राशियां होती है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, कौन कौन सी मूल राशियां हो जाएगी, ज्योति तीव्रता, ताप, विद्युत धारा, 3 तो ये हो गई। एक हो जाएगी द्रव्यमान, समय, लंबाई और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की मूल राशियां हमारे पास होती है ऐसा पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंगरहैंस द्वीप की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन स्त्रावित करती है। ऑप्शन ए अल्फा कोशिकाएं, ऑप्शन बी बीटा कोशिकाएं, ऑप्शन सी डेल्टा कोशिकाएं, ऑप्शन डी एफ कोशिकाएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा कोशिकाएं, लेंगरहैंस के द्वीप होते हैं उसमें बीटा कोशिकाएं होती है, वह इंसुलिन को स्त्रावित करती है और इंसुलिन हमारे शरीर में मधुमेह की मात्रा को नियंत्रित करती है। मधुमेह होती है, अगर इंसुलिन ठीक से स्त्रावित नहीं होता है तो मधुमेह नाम की बीमारी होती है। तो इंसुलिन के अलग से इंजेक्शन फिर उसमें लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो मधुमेह की बीमारी को रोकने के लिए इंसुलिन स्त्रावित करता है शरीर, जिससे हमारे शरीर की जो मधु है वो नियंत्रण में रहती है, जो शक्कर है वो नियंत्रण में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, बीमारियों से रक्त का कौन सा भाग शरीर की रक्षा करता है। ऑप्शन ए सफेद रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन बी लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन सी प्लाज्मा, या ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए सफेद रुधिर कोशिकाएं जो रहती है ये हमारे शरीर की रक्षा करती है। मतलब हमारे शरीर के जो सैनिक है वो कौन है, तो वह WBC है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ये हमारे शरीर के क्या है, सैनिक है ये। तो हमारी शरीर की रक्षा कौन करेंगे, सैनिक ही करेंगे। WBC जो है हमारे शरीर की रक्षा करती है। यदि WBC में कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं या इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है तो वह कैंसर का संकेत होता है। ठीक है, किसका संकेत होता है, कैंसर का। ये कहाँ बनते हैं, तो बोन मेरो में बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं, बोन मेरो में ये बनते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। बीमारी विटामिन से होने वाली बीमारियां आपको सभी पता होनी चाहिए। तो किस विटामिन से रतौंधी होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी, है ना। तो इसका सही उत्तर आएगा विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी नाम का रोग होता है। रतौंधी नाम का रोग किससे होता है, विटामिन ए से होता है। आंखों की बीमारी होती है रतौंधी, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी से आपको याद रखना है बेरी बेरी। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है विटामिन सी से। और विटामिन डी से क्या होता है, तो विटामिन डी से आपको याद रखना है सूखा रोग, रिकेट्स जिसको बोलते हैं, ये होता है विटामिन
डी से। ठीक है, स्कर्वी में क्या होता है, जब थोड़ी सी भी चोट लगती है तो उससे शरीर से बहुत अधिक मात्रा में जो शरीर है, जो रक्त है वह निकलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है Na2O, MgO, Al2O3 या P2O5। तो इसका सही उत्तर आएगा Al2O3। उभयधर्मी ऑक्साइड आपको याद रखना है, ZnO याद रख लेना, PbO याद रख लेंगे, Al2O3 याद रखेंगे और H2O। तो ये हमारे 4 आपको उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें याद रखना है। कौन कौन से? ZnO, PbO, Al2O3, H2O। बस ये 4 याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो आपको 4 उभयधर्मी ऑक्साइड याद रखना है। ऐसे ऑक्साइड जो कि ना तो अम्लीय होते हैं ना तो क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, मतलब दोनों के जैसे होते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड हम बोलते हैं। ठीक है, वह ताप जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक समान हो, तो -40 डिग्री आता है इसका, जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, एक समान होते हैं। 4 प्रकार के हमारे पास ताप को मापने के पैमाने होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है र्यूमर, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। तो ये 4 पैमाने होते हैं। इनके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, C/5 इज इक्वल टू K-273/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/4। ये पूरा फॉर्मूला एक याद रखना है आपको। इससे हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना चाहे तो केल्विन में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में बदलना चाहे तो फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, र्यूमर में बदलना चाहे तो र्यूमर में बदल सकते हैं। तो ये 4 पैमाने होते हैं तापमान को मापने के लिए, एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। C/5 बराबर K-273/5, F-32/9 और R/4। इसका क्या मतलब, जब भी आपको किन्हीं दो में बदलने को बोलेगा तो बस केवल उसको देखना। जैसे अपने को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तो अभी इससे कोई मतलब नहीं, अपन केवल इन दोनों को देखेंगे। नीचे वाले 5 से नीचे वाला 5 कट जाएगा। क्या करना है आपको, सेल्सियस में बदलना है ना, तो ये 273 जो माइनस का है उसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 273 जुड़ जाएगा तो वो केल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 जोड़ दो। जैसे यदि एग्जांपल देखें, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन, तो क्या करेंगे हम, 100 डिग्री बोला है उसने, तो 100 में क्या कर देंगे, 273 जोड़ देंगे, तो क्या बदल जाएगा, फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। तो कितना, 373 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, करके देखना है इसको, आगे भी आएगा बहुत सारे, अपन बार बार इसका रिविजन करेंगे तो हो जाएगा आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार मैंने देख चुका हूँ एग्जाम में, तो ये इसमें लपटा जाते हैं हम, है ना। पूछा 1 सेकेंड का आवर्तकाल, तो सब क्या सोचते हैं 1 सेकेंड का, तो 1 सेकेंड ही होगा, लेकिन इसका आंसर आएगा 2 सेकेंड। 1 सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 1 सेकेंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, 2 सेकेंड। ठीक है, ये इस प्रकार का होता है लोलक, ये इधर और इधर मोशन करता है, गति करता है। ठीक है, यदि आपने फिजिक्स की लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो वो लेक्चर सीरीज में 7 वीडियो आए हैं, उन 7 वीडियो को आपको जरूर देखना है फिजिक्स के। ठीक है, आपका फिजिक्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे पर 900 आरपीएम लिखा है, इसके ब्लेडों की गति की आवृत्ति क्या है? क्या लिखा है उस पे, पंखे की ब्लेड पर लिखा है 900 आरपीएम। क्या लिखा है पंखे पर, 900 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। इसका आरपीएम का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। तो ब्लेड की हमें क्या बताना है, आवृत्ति, और आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। तो ये मिनट में दिया हुआ है, हमें निकालना है सेकेंड में। हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 60 से भाग, हम क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 15 हर्ट्ज। तो इसकी आवृत्ति कितनी आ जाएगी, 15 हर्ट्ज। आगे बात समझो, 15 हर्ट्ज। आरपीएम यदि 900 है तो उसकी ब्लेडों की आवृत्ति हो जाएगी 15 हर्ट्ज। हमने क्या किया, हमें आवृत्ति की परिभाषा पता थी कि 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या, तो हमने उसके लिए क्या करना है, उसको 60 से भाग दे दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अर्धचालक है? तांबा, लोहा, सिलिकॉन या लकड़ी? तो इसका सही उत्तर आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक। हमारे पास 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है चालक, जो विद्युत को आसानी से जाने देता है। इसमें मुख्य रूप से धातुएं आती है। सेकंड नंबर पे आता है कुचालक। कुचालक मतलब जो धारा को प्रवाहित नहीं होने दे। इसमें मुख्य रूप से अधातुएं आती है। इसमें मुख्य रूप से कौन आएंगी? अधातुएं आएगी। और तीसरा होता है अर्धचालक, जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में हो। चालकता चालक और कुचालक के बीच में हो तो अर्धचालक कहलाता है। नाम से स्पष्ट है। 3 प्रकार के होते हैं चालक, जो धारा को जाने दे, चालक, धातुएं आती है इसमें। कुचालक जो जाने नहीं देता वो कुचालक, इसमें अधातुएं आती है। तीसरा होता है अर्धचालक, जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। ठीक है। अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं वो उपधातुएं होती है। वो क्या होती है? उपधातुएं। देखिए यहाँ पर चालक और कुचालक के बीच में जैसे क्या था अर्धचालक, वैसे ही धातु और अधातु के बीच में क्या आ जाएगी? उपधातुएं। धातु अधातु के बीच में क्या आ जाएगी? उपधातुएं आ जाएगी। ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम सब सीखेंगे कि धातुओं को कैसे पहचानते हैं, अधातुओं को कैसे पहचानते हैं और उपधातुओं की क्या विशेषता होती है। ठीक है। बस अभी तो इतना याद रखना, चालक कुचालक के बीच में अर्धचालक, धातु अधातु के बीच में उपधातुएं आती है। और सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल अवतल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 3 अक्षर वाला नाम है, तो इसका उत्तर 4 अक्षर वाला हो जाएगा, मतलब अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और यदि दूर दृष्टि दोष होता, छोटा वाला रहता, दूर में 2 अक्षर है, तो इसका उत्तर 3 अक्षर वाला उत्तल लेंस। ठीक है। तो अवतल के लिए, निकट के लिए अवतल, उत्तल दूर के लिए करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य अवयव क्या है? तो इसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। इसका मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है इसका मुख्य अवयव। इसका मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है AGI, ऑप्शन बी है AgCl, ऑप्शन सी है AgBr, ऑप्शन डी है AgNO3। ठीक है। तो वर्षा आती है तो हम बोलते हैं ना आई कि नहीं आई वर्षा, है ना। वर्षा जब बारिश होती है तो हम बोलते हैं बारिश आ रही है ना। तो आई आया इसमें, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? AGI। AGI इससे क्या होती है? कृत्रिम वर्षा होती है। AgCl इसका उपयोग हॉर्न सिल्वर के रूप में करते हैं। इसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर। देखो इसका नाम अगर देखें तो ऐसा लिख रहा है आगे चल, AgCl आगे चल। तो आगे चलने के लिए हम क्या बजाते हैं? हॉर्न बजाते हैं। AgBr के लिए हम फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। AgBr का उपयोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं AgBr का। और AgNO3 जो चुनाव वाली जो स्याही रहती है ना, चुनाव की जो स्याही, वोट दे के आओ तो, है ना, तो वो क्या लगाते? वो AgNO3 लगाए। चुनाव की स्याही AgNO3 लगाते। इसको रंगीन बोतलों में रखना पड़ता है। AgNO3 को किस में रखना पड़ता है? रंगीन बोतलों में रखना पड़ता है। तो आपको ये Ag मतलब सिल्वर के बारे में सारी चीजें याद रखना है। AgI होगा तो कृत्रिम वर्षा हो जाती है। AgCl होगा तो उसको हॉर्न सिल्वर बोलते। AgBr होगा तो फोटोग्राफी में उपयोग करेंगे। AgNO3 होगा तो चुनाव वाली स्याही और रंगीन बोतलों में इसको रखा जाता है। ठीक है। तो ये था आज का अपना छोटा सा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आने वाले वीडियो को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत सी वीडियोस आएंगी तो जो आपकी MP पुलिस देने में बड़ी ही सहायता करेंगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।